हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रसन्न व तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है, जिसके हम प्रोज जो है अर्थात फ्लेमिंगो नाम से जिस बुक को हम जानते हैं, उसके हम पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। और उस सीरीज में हमारा जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो चल रहा है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है बच्चों, यहाँ हमारा पार्ट चल रहा है, हम इस पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और इसकी जो लेखिका जो हैं वो अनीस जंग है। तो इस पार्ट को हम अध्ययन कर रहे हैं, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है वो हम इसके लिए आज जो है हम इस पार्ट का बच्चों के लिए पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले 4 पार्ट जो हैं वो हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं, और जिन बच्चों ने उन पार्टों को नहीं देखा है वो बच्चे पहले उन पार्टों को देखें। वे पार्ट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बच्चे वहाँ पर जाएं, उनको देखें, ताकि बेहतर तरीके से पूरा पार्ट जो है वो हमें समझ में आए। और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, या हमारे चैनल को पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो चैनल जो है वो बच्चों को हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाई स्कूल और इंटर की प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस उपलब्ध होती हैं, और बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो बच्चे जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने बताया इस पाठ में जो कहानी जो है वो 3 कहानियाँ बताई गई हैं। और वो कहानियाँ जो हैं वो बच्चों की कहानियाँ हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत गरीबी में जिन्होंने अपने बचपन को गुजारा है, और ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी बचपन में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाईं, तो ऐसे बच्चों की कहानियाँ हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से हमारा लेसन बच्चों आज पढ़ने को है। आज हमें जो है वो, चलिए बच्चों, तो इसमें कहानियाँ जो हैं वो 3 बच्चों की कहानियाँ हैं। पहली कहानियाँ जो थी वो साहेब नाम का बच्चा था, उसकी कहानी थी। दूसरी कहानी जो थी वो मुकेश नाम का जो बच्चा है, उसकी कहानी अभी हमें चल रही है, वही कहानी आज हम पढ़ेंगे। और तीसरी जो कहानी है, अंतिम कहानी, वो एक सविता नाम की छोटी सी लड़की है, उसकी कहानी है बच्चों। तो ये 3 कहानियाँ एक पार्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, और तीनों कहानियों को मिलाकर हमारा पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने बच्चों यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि उसके जो पिता जो होते हैं उन्हें क्या पता होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। केवल वो एक कला जानते हैं। वो कला किसकी थी? वह कला जो थी चूड़ियाँ बनाने की कला, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। यही कला जो थी वो मुकेश के पिता जानते थे, और उन्होंने यही कला जो थी वो अपने बच्चों को सिखाई थी। और उनके पास कुछ भी अपने बच्चों को देने के लिए नहीं था। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब बच्चे हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। कर्म मतलब, तो इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, यह उसका भाग्य है। डेस्टिनी माने बच्चों भाग्य। डेस्टिनी माने भाग्य। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं। मुकेश की दादी माँ क्या कहती हैं कि यही उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है, यही उसे करना है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म जो था वो एक बेंगल मेकर के परिवार में हुआ था। तो उसे भी वही काम करना था, बेंगल मेकर का काम करना था, अर्थात चूड़ियाँ बनाने का ही काम करना था। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने भी उसको चूड़ियाँ बनाना ही सिखाया था। तो उसकी दादी माँ कहती हैं कि इट इज़ हिज कर्म, यह उसका कर्म है, यही उसका कर्म है, यही उसका डेस्टिनी, यही उसका भाग्य है। हु हैज हु हैज बास्ड हर ओन हस्बैंड, जिन्होंने देखा था। हु हैज बास्ड हर ओन ओन हस्बैंड, जिन्होंने अपने खुद को, खुद के हस्बैंड, ओन हस्बैंड मतलब अपने खुद के हस्बैंड, अपने खुद के पति को देखा था। गोइंग ब्लाइंड, अंधा होते हुए देखा था। अर्थात उसकी दादी माँ जो थी, उनके जो पति जो थे, अर्थात कहने का मतलब है जो जो उसकी दादी माँ जो थी, जो उनके जो पति जो थे, तो उनको
उसकी दादी माँ ने देखा था अंधे होते थे, गोइंग ब्लाइंड। ब्लाइंड माने होता है बच्चों अंधा, मतलब जिसकी रोशनी आंखों की चली जाती है उसे हम अंधा कहते हैं। तो उन्होंने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखा था, विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ वेंगल्स। और वो किस कारण अंधे हुए थे? वो विद द डस्ट, उस धूल से अंधे हुए थे। विद द डस्ट, डस्ट माने बच्चों धूल, उस धूल से अंधे हुए थे। फ्रॉम द पॉलिशिंग, जो पॉलिश की थी ऑफ द ग्लास बेंगल्स। ग्लास बेंगल्स कहने का मतलब है जो बेंगल्स जो थी, ग्लास बेंगल्स का मतलब कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों पर जो पॉलिशिंग होती है, जो उन पर जो रंगाई का कार्य होता है, और उससे जो उसकी जो धूल होती है, धूल का मतलब थोड़ी बहुत जो जो पॉलिश की जो छींटे होते हैं उसमें केमिकल मिलाया जाता है, ठीक है, उसकी जो धूल होती है, जो गैसेस होती हैं जो निकलती हैं, तो उससे क्या हुआ था बच्चों, उससे उसके उनके हस्बैंड जो थे, जो उनके पति जो थे, वो अंधे हो गए थे। उसको अंधा होते हुए उन्होंने स्वयं देखा था। तो वही कहती हैं कि यही मुकेश का भाग्य है, मुकेश भी यही करेगा, यही उसका भाग्य है, यही उसका कर्म है। कैन ए कैन ए गॉड गिविंग लाइनेज एवर बीन ब्रोकन? क्या कोई गॉड गिवन मतलब भगवान के द्वारा दिया गया जो एक रीति रिवाज जो है, लाइनेज मतलब जो एक भगवान के द्वारा दिया गया जो कार्य है, जो रिवाज है, उसको कोई तोड़ सकता है क्या? भाई भगवान ने हमें यहाँ पर जन्म हमें दिया है, एक बेंगल मेकर की परिवार में जन्म दे दिया है, तो हमें वही करना है। जैसे मान लीजिए किसान जो होता है उसका बेटा किसानी करता है, ठीक है, तो उसी प्रकार जो बेंगल मेकर जो थे, तो इनके पिता तो ये भी क्या करते थे, बेंगल मेकर बन गए, चूड़ी बनाने वाले बन गए। तो वो कहती हैं कि भगवान क्या जो किया हुआ, क्या इसे कोई तोड़ सकता है, क्या इसे कोई बदल सकता है? या भगवान की भाई मर्जी थी तो इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। सी एम्प्लाइज, वह कहती हैं, मतलब वह ऐसा कहती हैं, उनका ऐसा मानना है। born in born in a caste ऑफ बेंगल मेकर, जिसका जन्म हुआ था एक कास्ट ऐसी जात में, ऑफ बेंगल मेकर, जिसका जन्म जो था वो बेंगल मेकर की जाति में हुआ था। कहने का मतलब है उसका जन्म जो था वो उस जात में हुआ था जिस जात के लोग चूड़ी बनाने वाले थे, बेंगल मेकर थे। तो उसको भी वही काम करना था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दे हैव सीन मैनी वट बेंगल्स, दे हैव सीन नथिंग, सॉरी नथिंग लिखा है बच्चों, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। दे हैव सीन नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, बट बेंगल्स, चूड़ियों के अलावा, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था केवल बेंगल्स, चूड़ियों के अलावा। इन द हाउस, घर में, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड्स, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर बताया गया है कि चूड़ियाँ जो थी वो कहाँ कहाँ थी। इन द हाउस, घर में क्या थी, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी, ठीक है। इन द यार्ड्स, इन द यार्ड्स का मतलब है आंगन में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। इन एवरी अदर हाउस, और हर दूसरा घर, फिरोजाबाद का हर दूसरा घर जो था, एवरी अदर यार्ड्स, और हर दूसरा आंगन जो था, यार्ड्स मतलब आंगन वगैरह, ठीक है, जो घर के बीच में जो खुला सा थोड़ा सा स्थान होता है उसे बोलते हैं। तो फिरोजाबाद का हर दूसरा घर, हर दूसरा आंगन, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गली, स्ट्रीट माने बच्चों गली, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली जो थी वो चूड़ियों से भरी हुई थी। कहने का मतलब है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक आंगन में, और हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, स्ट्रीट में क्या था, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी, ठीक है। स्पायरल्स, स्पायरल माने ढेर, ठीक है, स्पायरल्स माने ढेर, और बंडल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स मतलब प्रत्येक जगह क्या था, ढेर थे, किसके थे, बेंगल्स, चूड़ियों के ढेर थे, चूड़ियों के गट्ठर थे, ठीक है। और यहाँ पर कलर की बात कही गई है कि कौन कौन से रंग की चूड़ियाँ थी। सनी गोल्ड, सनी गोल्ड मतलब सुनहरे रंग की चूड़ियाँ थी। पैडी ग्रीन, पैडी ग्रीन का मतलब है बच्चों, पैडी ग्रीन का मतलब है धान जैसा हरा, ठीक है, बिल्कुल डार्क हरा, तो धान जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ थी। पैडी माने धान बच्चों, और ग्रीन माने हरा। रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू मतलब गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ थी।
पिंक, पिंक मतलब गुलाबी, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ थी। पर्पल, पर्पल का मतलब होता है बच्चों बैंगनी, बैंगनी रंग की चूड़ियाँ थी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और लगभग प्रत्येक कलर की वहाँ पर चूड़ियाँ थी। कहने का मतलब है वहाँ पर सुनहरे रंग की चूड़ियाँ थी, धान जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ थी, गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ थी, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ थी, और बैंगनी रंग की चूड़ियाँ थी, और लगभग प्रत्येक कलर की चूड़ियाँ थी। एवरी कलर, प्रत्येक कलर की, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, जो 7 कलर्स होते हैं ऑफ द रेनबो, रेनबो के मतलब इन धनुष के जैसे सातों जो कलर होते हैं उस सातों कलर की चूड़ियाँ जो थी वहाँ पर बनी हुई थी। कहने का मतलब है इंद्रधनुष जो होता है 7 कलर होते हैं उसमें, तो इंद्रधनुष के जैसे सातों कलर की चूड़ियाँ जो थी वो बनी हुई थी, अर्थात सातों कलर की चूड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी। कहने का मतलब है चूड़ियाँ जो थी वो भिन्न भिन्न कलर की थी। लाई इन माउंट्स, जो लाई इन माउंट्स जो पड़ी हुई थी, मतलब माउंट्स मतलब गट्ठरों में। इन अनकैप्ड यार्ड्स, अनकैप्ड यार्ड्स मतलब उस आंगन में। कहने का मतलब है चूड़ियाँ जो थी गट्ठरों में, अनकैप्ड मतलब बिखरी हुई, ठीक है, बिखरी हुई मतलब व्यवस्थित नहीं थी। जब ज़्यादा चीज़ होती है बच्चों तो कहाँ तक हम उसको व्यवस्थित रखें। जब प्रत्येक इतनी चूड़ियाँ ही थी, प्रत्येक घर के आंगन में, यार्ड्स में, बाहर कमरे में, हर जगह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी, तो कितनी चूड़ियों को व्यवस्थित करते। तो इसीलिए चूड़ियाँ जो थी वो बिखरी हुई, प्रत्येक जगह अनकैप्ड मतलब बिखरी हुई चूड़ियाँ जो थी वो आंगन में पड़ी हुई थी, और वो गट्ठरों में पड़ी हुई थी, ढेरों में पड़ी हुई थी। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड, और उनको आर पाइल्ड, पाइल्ड माने होता है जो लादना, ठीक है, लादना। जैसे कोई चीज़ हम जब कहीं ले जाते हैं तो किसी उसको हम जैसे कोई गाड़ी होती है, ठीक है, उस पर लादते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, 4 व्हील्ड का मतलब है 4 व्हील्ड, 4 व्हील्ड माने 4 पहिया, 4 माने 4 और व्हील्ड माने व्हील, 4 व्हीलर 4 पहिए वाली, ठीक है। तो 4 पहिए वाली हैंड कार्ड, हैंड कार्ड का मतलब है हाथ गाड़ी, हाथ गाड़ी का मतलब है, ऐसे हम कह सकते हैं 4 व्हील्ड हैंड कार्ड का मतलब है। जैसे हम लोग देहाती में जो ग्रामीण शहर में लोग, आपने देखा होगा कि बहुत से जो जो हैकर्स आते हैं, जो हॉकर्स आते हैं, जो फेरी वाले आते हैं, तो उनके पास एक 4 पहिए की गाड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं जो जो ठेला टाइप का होता है, कहते हैं ये मतलब इसको ठेला बोलते हैं उसे, ठीक है। ठेली टाइप की होती है, उस पर वो अपने जो भी वो सामान होता है उसको रख लेते हैं और अपने हाथों से धक्का देते हुए उसे ले जाते हैं, और गांव-गांव में, गांव की जो गलियां होती हैं वहाँ पर घूमते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। तो उसी प्रकार 4 व्हील्ड हैंड कार्ट का मतलब है 4 पहियों की हाथ वाली गाड़ी, जिसको हाथ से चलाया जाता है धक्का दे करके, ठीक है, कोई मशीन उस पर नहीं होती है। पुश्ड, जिसको पुश किया जाता है, देखो पुश माने बच्चों धक्का देना, जिसको धक्का दिया जाता है वाई यंग मैन, नव युवकों के द्वारा, जिसको नव युवकों के द्वारा धक्का दिया जाता है। अमोंग द नैरो लेंस, उन पतली नैरो लेंस मतलब पतली गलियों में, उन पतली गलियों में उसको लोगों के द्वारा क्या दिया जाता है, यंग मैंस, नव युवकों के द्वारा। यंग मैंस मतलब नव युवक, यंग मैंस मतलब नव युवक, नव युवकों के द्वारा उसे क्या दिया जाता है, धक्का दिया जाता है। ऑफ द सेंटी टाउन, उस सेंटी टाउन अर्थात कहने का मतलब है उस झोपड़ी वाले कस्बे में, उस झोपड़ी वाले कस्बे में उस गाड़ी को नव युवकों के द्वारा हाथ से धक्का दिया जाता है, और प्रत्येक गली में वो ले जाते हैं और उस पर रखी हुई चूड़ियाँ जो हैं उनको वो क्या करते हैं, बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमैंट्स, एंड इन डार्क हटमैंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लैकरिंग ऑयल लैम्प्स। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड और इन डार्क हटमैंस, इन डार्क हटमैंस का मतलब है बच्चों, इन डार्क हटमैंस मतलब है कि जो अंधेरी वाली जो झोपड़ियाँ होती हैं, डार्क माने अंधेरी वाली और हटमैंस मतलब झोपड़ियाँ, जो अंधेरी वाली झोपड़ियाँ होती हैं जिसमें हमेशा अंधेरा रहता है। नेक्स्ट टू द लायंस, तो उसमें लाइनें होती हैं, लाइन मतलब पंक्तियाँ बैठी हुई होती हैं, बहुत सी पंक्तियाँ बैठी होती हैं, मतलब बहुत सी पंक्तियाँ होती हैं, और पंक्तियों में कौन होते हैं, बहुत से लोग बैठे होते हैं, बहुत से बच्चे बैठे होते हैं। ऑफ फ्लेम्स, ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम माने होता है लौ मतलब लपट,
ठीक है। लौ का मतलब जैसे कोई दीपक वगैरह जलाते हैं तो उसकी जो ऊपर लौ निकलती है उसी से रोशनी होती है, ठीक है। तो उसकी जो ऑफ द फ्लेम, फ्लेम होती है ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग माने टिमटिमाना, फ्लिकरिंग माने टिमटिमाना, ठीक है। कभी कम कभी ज़्यादा इधर उधर हिलती है तो टिमटिमाती है। ऑफ ऑयल लैम्प्स, ऑयल मतलब तेल के दीपक की, तो कहने का मतलब है कि तेल के दीपक की जो लौ होती है, उसकी जो ज्योति होती है, जो क्या करती है, जो टिमटिमाती है, उसके बराबर में, उसके बराबर में बहुत सी पंक्तियां बैठी होती हैं, अर्थात बहुत से लोग जो होते हैं बैठे होते हैं पंक्ति लगा करके। पंक्ति का मतलब है लाइन से। जो मिट्टी के तेल के दीपक होते हैं उनकी उनकी जो टिमटिमाती हुई जो फ्लेम होती है, जो लौ होती है, उसके बराबर में बहुत से लोग जो होते हैं वो पंक्तियों में बैठते हैं। और वो पंक्तियाँ कहाँ पर होती हैं? वो अंधेरी झोपड़ियों में होती हैं। अंधेरी झोपड़ियों में लोग जो होते हैं वो बैठे होते हैं। सिट्स, बैठते हैं। कौन बैठते हैं? बॉयज़, लड़के बैठते हैं। एंड गर्ल्स, लड़कियां बैठती हैं। मतलब उन झोपड़ियों में लड़के और लड़कियां जो होती हैं बैठती हैं पंक्तियों में लाइन लगा करके, विद दियर फादर्स, अपने पिता के साथ, विद दियर फादर्स, अपने पिता के साथ, एंड मदर्स, और अपनी माता के साथ। अर्थात बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वे अपने माता पिता के साथ लाइन लगा करके पंक्तियों में वो उन झोपड़ियों में बैठते हैं। बेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्स, बेल्डिंग, और वो बेल्ड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं। पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास, अर्थात वो बेल्ड करते हैं। बेल्ड मतलब बेल्डिंग करके बोलते हैं, जैसे जोड़ना, ठीक है। वो जोड़ते हैं पीसेस, पीसेस माने टुकड़े, ऑफ कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास का मतलब है रंग बिरंगी जो कांच होती है उसके टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। कलर्ड ग्लास का मतलब है रंग बिरंगी जो कांच होती है उसके पीसेस को, उसके टुकड़े को क्या करते हैं? आपस में बेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं। इनटू सर्कल ऑफ, इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स। सर्कल ऑफ बेंगल्स मतलब वृत्ताकार चूड़ियों के रूप में। वृत्त मतलब वृत्त, गोल मतलब गोलाकार। वह चूड़ी कैसी होती है? गोल होती है। तो सर्किल माने भी वृत्त मतलब कहने का मतलब गोल। तो वो लोग क्या करते हैं? उन टुकड़ों को गोल गोल जोड़ते हैं। कहने का मतलब है उन टुकड़ों को वो गोल गोल जोड़कर क्या बनाते हैं? बेंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। बहुत बारीकी के साथ बच्चों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। और एक बात पढ़ने के बाद आप लोगों को यह चैप्टर जो है वो दोबारा पढ़ना नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है। आप लोग जो हैं वो इसको बहुत ही ध्यान के साथ अध्ययन करें। और यदि आपको ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। दोबारा देखने की बच्चों ज़रूरत नहीं होगी, केवल आप पहली बार बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को आप लोगों को डियर आइज, उनकी जो आइज़ थी, उनकी जो आँखें थी, आर मोर एडजस्ट, वो एडजस्ट हो चुकी थी। उनकी आगे जो आँखें जो थी वो अधिक एडजस्ट हो चुकी थी, मतलब वो आदी हो चुकी थी। टू द डार्क, उस डार्क की, उस अंधेरे की। देन टू द लाइट, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहरी रोशनी की अपेक्षा। कहने का क्या मतलब है? भाई वो बच्चे जो थे वो अपने माता पिता के साथ दिन रात उन्हीं अंधेरी झोपड़ियों में बैठते थे। तो उनकी आंखें जो थी वो अंधेरे की आदी हो चुकी थी, मतलब उसी प्रकार का वह अंधेरा जो था उन झोपड़ियों में, उनकी आंखें उसी की आदी हो चुकी थी, मतलब वही उनको अच्छा लगता था। उनकी जो आंखें जो थी, जो बाहर की रोशनी जो थी, झोपड़ियों के बाहर की जो रोशनी जो थी, बाहर का जो वातावरण था वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो इसी कारण पे बच्चे जो थे वो जल्दी क्या हो जाते थे? अंधे हो जाते थे। यही कारण था कि बच्चे जो थे वो अपने उम्र से पहले ही अंधे हो जाते थे। दैट इज भाई, यही कारण है दे ऑफन इंड, कि दे ऑफन इंड अप लूजिंग देयर आई साइट, कि वो इंड अप लूजिंग देयर आई साइट, कि बच्चे जो थे वो एक समय से पहले अर्थात अपने उम्र से पहले ही क्या कर हो जाते थे? लूजिंग, खो देते थे। लूज मतलब खो देते थे। देयर, लूजिंग देयर आई साइट मतलब अपनी आंखों की रोशनी को खो देते थे, अर्थात वो समय से पहले ही अंधे हो जाते थे। बिफोर, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, एडल्ट्स होने से पहले ही वे उनकी आंखों की रोशनी जो थी वो चली जाती थी। एडल्ट्स मतलब होता है बच्चों वयस्क, ठीक। वयस्क, वयस्क मतलब जब हम लोग होते हैं 30 के पार, ठीक है, तब वयस्क होते हैं। तो उससे पहले ही वो लोग क्या होते हैं? अंधे हो जाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिन रात उनकी आदत जो थी वो उन झोपड़ियों में ही रहते थे। वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता था,
और वहाँ पर वो चूड़ियों को बनाते थे और अंधेरे में कार्य करते थे, इसी कारण वो लोग जल्दी अंधे हो जाते थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो कहानी जो थी वो समाप्त हो चुकी है। कौन सी कहानी? यहाँ पर बच्चों हमारी कहानी समाप्त हो चुकी है, जो मुकेश से संबंधित कहानी थी। अब हमने इस पाठ के अंतर्गत 2 कहानियों का अध्ययन कर लिया है। एक साहब की कहानी जो कि रैग पिकर्स था, कूड़े बीनने वाला था, और एक मुकेश की कहानी जो कि एक वेंगल मेकर था। ठीक है, अब यहाँ पर अगली कहानी हम पढ़ेंगे जो सविता नाम की बच्ची की है। देख सकते हैं आप कि अगली कहानी जो है वो सविता नाम की बच्चे की कहानी है। यह कहानी हमारी इस पाठ की अंतिम कहानी है। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सविता जो है, देखिए सविता भाई कौन है? सविता जो है ए यंग गर्ल, एक नव लड़की है, मतलब एक नव युवती है, नव लड़की है, युवा लड़की है। इन ए कार्व पिंक ड्रेस, जो कि एक कार्व पिंक ड्रेस अर्थात एक भद्दी गुलाबी ड्रेस पहने हुए सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो एक महिला है, एल्डरली बोले मतलब एक अधेड़ महिला। ठीक है, मतलब एक अधेड़ महिला जो है, और जो एक पिंक कॉर्व ड्रेस का मतलब है गुलाबी भद्दी, मतलब भद्दी गुलाबी ड्रेस पहने हुए एक जो वृद्ध महिला जो है उसके अमोंग साइड, उसके पास में बैठी हुई है। ठीक है, तो कहानी को हम शुरू से समझते हैं। बच्चों यदि हमें कहानी शुरू में समझ में आएगी तो पूरी कहानी हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो उसकी शुरुआत को हमें अच्छी तरीके से समझना है कि सविता कौन है। सविता एक छोटी लड़की है जो एक वृद्ध महिला है, जो एक भद्दी गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए है, उसके पास में बैठी है। ठीक है, कुछ कार्य वगैरह कर रही है। ठीक है, उसके पास में वो बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और क्या कर रही है? सोल्डरिंग मतलब जोड़ रही है, सोल्डर कर रही है, बना रही है। पीसेस ऑफ ग्लास मतलब कांच के जो टुकड़े हैं उनको क्या कर रही है? ये भी जोड़ रही है। ठीक है, सोल्ड करे, सोल्डर करना, ठीक है, जोड़ना। तो कांच के जो टुकड़े हैं उनको क्या कर रही है? वो सोल्ड कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड, और उसके हाथ जो हैं मूव, वो चलते हैं। मशीनली, मूव उसके हाथ जो हैं मशीनली, मतलब मशीनली मतलब मशीन की तरह। उसके हाथ जो हैं एज हर हैंड, उसके हाथ जो हैं वो बिल्कुल कैसे चल रहे हैं बच्चों? उसके हाथ जो हैं बिल्कुल एज हर हैंड मूव, चलते हैं। मशीनली की तरह, अर्थात मशीन की तरह उसके हाथ जो हैं वो चलते हैं। जिस प्रकार एक मशीन कार्य करती है बहुत फुर्ती से और बहुत जल्दी जल्दी, उसी प्रकार उसके हाथ जो हैं वो चल रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, अर्थात मशीन के जो चिमटे होते हैं, कहने का मतलब मशीन के जो हाथ होते हैं उसी प्रकार उसके हाथ जो हैं वो चल रहे हैं। किसके हाथ? उस लड़की के हाथ। ठीक है, उसके हाथ जो अर्थात वो वहाँ पर बैठी हुई है और जो कांच के जो पीसेस हैं उनको सोल्डर कर रही है, तो बहुत जल्दी से उसके हाथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मशीन चल रही हो। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हो रहा है, इफ़ शी हैज़ नोज द सी है, हाँ ठीक है बच्चों, सी नोज द सैंटिटी ऑफ द बेंगल्स, शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स, क्या वह उस बेंगल की सेंसिटिव पवित्रता को जानती है? आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हो रहा है, इफ सी नोज, सी माने वह कौन? मतलब सविता। सी नोज, क्या वह जानती है? द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स, की जो बेंगल्स होती हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं, उनकी पवित्रता को क्या वो जानती है? सी हेल्प्स मैक्स, जिसको बनाने में वह सहायता कर रही है। सविता जो थी वो चूड़ियाँ बनाती थी, ठीक है, उसमें वो जो सहायता कर रही थी। तो लेखिका जी सोचती हैं कि क्या उनको जो चूड़ियों की जो पवित्रता है, सेंसिटिव मतलब पवित्रता जो है, उस पवित्रता की, क्या उस पवित्रता के बारे में वो जानती है? क्योंकि भाई वो बच्ची है तो उसे नहीं पता है कि चूड़ियों की क्या पवित्रता होती है। इट सिम्बलाइज, यह संकेत होती हैं या संकेत हैं या सिंबल हैं एन इंडियंस वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग की। भारतीय महिला का जो सुहाग होता है उसकी क्या होती है?
सिम्बलाइजेस मतलब निशानी होती हैं, ठीक है। सिम्बलाइज तो संकेत होती हैं, निशानी होती है, जो एक भारतीय महिला होती है, मतलब कह सकते हैं कि उसके सुहाग की निशानी होती है, ठीक है। क्या बताएं बच्चों, ये कलम नहीं सही चल रहा है तो इसके कारण चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पीसियसनेस, और जिनको एस्पीसियस पवित्र समझा जाता है इन मैरिज शादियों में, अर्थात ये चूड़ियाँ जो होती हैं इनको शादियों में कैसा समझा जाता है, एस्पीसियसनेस पवित्र, ठीक है। ये पवित्र की प्रतीक होती हैं भाई। शादियाँ जो होती हैं उसमें जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती हैं उन सभी का होना ज़रूरी होता है। तो और चूड़ियाँ जो होती हैं वो भी उसी में से एक होती है, तो इनको पवित्र समझा जाता है, पवित्र माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, एक दिन, इट विल डॉन मतलब यहाँ जो है एक दिन, हर सडनली अचानक में, वन डे एक दिन, यह चीज़ जो है एक दिन सडनली मतलब अचानक में, हर उसको समझ में आएगी, वो कहने की मतलब यह चीज़ जो है वो एक दिन उसको अचानक में समझ में आएगी। व्हेन हर हेड इज रैप्ड विद ए रेड वेल, जब उसका जो चेहरा जो है वो मतलब ढक दिया जाएगा, ट्रैप्ड मतलब ढक दिया जाएगा एक रेड वेल, ट्रैप्ड मतलब ढक दिया जाएगा, हेड माने सिर, मतलब जब उसका सिर जो है एक दिन ढक दिया जाएगा, रेड वेल मतलब लाल घूंघट से, ठीक है, वेल मतलब घूंघट, लाल घूंघट से जब उसका चेहरा जो है एक दिन ढक दिया जाएगा, तो उसको इसके बारे में जब पता लगेगा कि जो चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही पवित्र होती हैं और वह एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती हैं। और हर हैंड्स, उसके हाथ जो हैं, डाइड विद, उसके हाथ में क्या कर दिया जाएगा, डाइड मतलब डाइड कर दिया जाएगा, डाइड मतलब मेहंदी लगा दी जाएगी, विद रेड अर्थात उसके हाथों में जब लाल मेहंदी लगा दी जाएगी, विद हेना, हेना मतलब हेना जो होती है बच्चों एक मेहंदी होती है, खरीदते हैं लोग, तो वो हेना जो क्या है, हेना एक मेहंदी है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है जब हेना मतलब नामक लाल मेहंदी जो है उसके हाथों में लगा दी जाएगी और उसके सिर को लाल चेहरे से मतलब लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, तो उसको उस चीज़ की मतलब उस चीज़ की पवित्रता के बारे में जानकारी होगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ होंगी, रिस्ट मतलब कलाई, ठीक है, रोल्ड, रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, उसकी जो कलाई जो होगी उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ जो होंगी वो होंगी, तब उसको इस चीज़ की मतलब जानकारी होगी, तब उसको पता लगेगा कि यह चूड़ियाँ जो हैं वो क्या होती हैं। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, अब यह मुख्य बात है बच्चों, यह वाला सेंटेंस जो है वो मुख्य बात है, कहना क्या चाह रहा है कि जब वह एक ब्राइड बन जाएगी, ब्राइड माने बच्चों क्या होता है, ब्राइड माने होता है दुल्हन, ब्राइड माने बच्चों दुल्हन, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, ब्राइड माने दुल्हन होता है, ठीक है। कहने का मतलब है भाई उसका सिर पे लाल घूंघट आ जाएगा, उसके हाथों में लाल मेहंदी होगी, उसके हाथों में चूड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जब उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है, जब वह एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, और दुल्हन कब होगी बनेगी, जब उसकी शादी होगी, तो जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसको चूड़ियों की पवित्रता के बारे में अपने आप पता लग जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। लाइक द ओल्ड मैन, उस ओल्ड वुमेन अर्थात उस वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर जो उसके पास में बैठी है, अर्थात कहने का मतलब है उस वृद्ध महिला की तरह जो उसके पास में बैठी है, बिकम वन मैनी ईयर्स को, जो बहुत साल पहले, मैनी ईयर्स मतलब जो बहुत साल पहले बिकम बनी होगी, ठीक है। कहने का क्या मतलब है बच्चों, कहने का मतलब है कि वह महिला बिकम वन मैनी ईयर्स एगो लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु, कहने का मतलब है वह वृद्ध महिला जो उसके पास बैठी थी, वह कई साल पहले दुल्हन, भाई उसकी शादी हुई होगी कई साल पहले, कभी ना कभी तो हुई होगी, तो वो भी दुल्हन बनी होगी,
ठीक है। लेकिन यह बात जो थी बहुत साल पहले की थी, मैनी ईयर्स को, बहुत साल पहले की थी, क्योंकि अब तो वह वृद्ध हो चुकी थी। तो जो सविता जो थी वो भी जब उसी की तरह दुल्हन बनेगी तो उसको भी चूड़ियों की पवित्रता के बारे में अपने आप पता लग जाएगा, जिस प्रकार उस महिला को जानकारी थी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उसकी जो रिस्ट जो थी, उसकी कलाई पर वो चूड़ियाँ जो थी वो अब भी थी, स्टिल अब भी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, कहने का मतलब है उसकी जो कलाई जो थी उस पर वो चूड़ियाँ जो थी वो आज भी थी, आज भी वो चूड़ियाँ पहने हुए थी। भले ही वो बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसकी चूड़ियाँ जो थी उसकी कलाई में थी। बट परंतु नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी लाइट नहीं थी। लाइट का मतलब है, मतलब लाइट का यहाँ पर बच्चों मतलब है प्रकाश। प्रकाश का मतलब बच्चों यहाँ पर है खुशी। मतलब बहुत खुश नहीं थी, वो वृद्ध थी, बहुत खुश नहीं थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, अपने कार्य को कर रही थी। और उसने क्या कहा, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखिए वो बात उसने क्या की, इसने सीधे मतलब उसको लिख दिया है कि एक वक्त मतलब एक समय, शेर भर मतलब थोड़ा, मतलब पेट भर, ठीक है, पेट भर हम कह सकते हैं, खाना भी नहीं खाया। सी सेज, उसने कहा, इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, उसने कहा, सी सेज उसने कहा, इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। ड्रेंड ऑफ जॉय मतलब खुशी, उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। खुशी कैसी होगी भाई, खुशी कैसे होगी, इतनी वृद्ध थी, ठीक है, और इतनी गरीब थी कि उसने अपनी पूरी जीवन में एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाया, तो वो कैसे खुश होगी, ठीक है। तो उसने बहुत ही रूखे मन से, बिना किसी जो आनंद के साथ यह बात कही कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट इंजॉयड, उसने कभी भी नॉट इंजॉयड, आनंद नहीं लिया था। शी हैज नॉट इंजॉयड, उसने कभी भी आनंद नहीं लिया था, इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है बच्चों। शी हैज़ नॉट इंजॉयड, उसने कभी भी आनंद नहीं लिया था, इवन वन फुल मील का मतलब है एक समय का खाना। वन फुल मील मतलब एक समय का भर पेट खाना। वन फुल मील मतलब एक समय का भर पेट खाना, ठीक है। उसने एक समय का भर पेट खाना जो था वो भी नहीं खाया था। यहाँ पर बच्चों नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील मतलब एक समय का भरपेट खाना जो था वो भी नहीं खाया था, इन हर इंटायर लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में। अर्थात वो वृद्ध हो चुकी थी लेकिन इतनी ज़्यादा उम्र में, इतनी वृद्धावस्था तक उसने पूरे अपने जीवन में कभी भी एक टाइम भरपेट खाना का आनंद नहीं लिया था। एक बार भी उसे भरपेट खाना नहीं मिला था। तो आप सोच सकते हैं कितनी मतलब यह दुख भरी बात थी उस महिला के लिए, कितनी गरीब थी। भाई हम लोग सभी लोग दिन में 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, और फिर भी अपने मम्मी पापा से कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है, पापा मोबाइल दिला दो, बैग दिला दो, ये दिला दो, खिलौने दिला दो, ठीक है। लेकिन वो बच्चे कैसे होंगे जिनको इतनी ज़्यादा गरीबी से जो मतलब गुजर रहे हैं, तो वो बच्चे कैसे होंगे, कल्पना कीजिएगा। बहुत ही कठिन जीवन है बच्चों उनका। चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। दैट्स व्हाट शी हैज रिपेड मतलब जो भी उसे रिपेड, जो भी उसे प्राप्त हुआ था, जो भी उसे मिला था, भाट दैट्स व्हाट शी हैज रेप्ट, जो भी उसे प्राप्त हुआ था, जो भी उसके पास था या जो भी उसे मिला था, हर हस्बैंड, वो केवल उसके पति थे, मतलब केवल उसके पास एक उनके पति थे और उसके पास कुछ भी नहीं था। एन ओल्ड मैन, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति थे, विद ए
फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी एक फ्लोइंग बियर्ड मतलब लहराती हुई दाढ़ी थी, फ्लोइंग विद ए फ्लोइंग बियर्ड मतलब जिनकी एक बड़ी सी दाढ़ी थी, ऐसा कह सकते हैं। भाई दाढ़ी हमारी जब बड़ी सी हो जाती है तो थोड़ी सी हवा लगती है, वो इधर उधर हिलती है, ठीक है। तो उसे कहा गया है कि जिनकी एक लहराती हुई बड़ी सी दाढ़ी थी, सेज कहते हैं, ठीक है। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कौन कहता है? उसके पति, ठीक है, उसके पति कहते हैं नो, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बेंगल्स, सिवाय चूड़ियों के, अर्थात चूड़ियों के सिवाय मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। चूड़ियों के सिवाय मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई ऑल आई ऑल आई हैव डन इज मेकिंग ए हाउस। ऑल क्या हुआ? ऑल आई हैव डन, ऑल आई हैव डन मतलब जो भी मैंने किया है, अर्थात मैं जो भी कर पाया हूँ, जो भी मैंने किया है। ऑल आई हैव डन, जो भी मैंने किया है, ठीक है। इज मेक ए हाउस, तो मैंने क्या किया है? इज मेक ए हाउस, तो मैंने एक घर बना पाया। केवल मैंने जो भी मैंने कर पाया अपने जीवन में, केवल मैंने क्या कर पाया? मेक ए हाउस, एक घर बनवा पाया। फॉर द फैमिली टू लिव इन, जिसमें मेरा परिवार जो है वो रह सके, अर्थात मैंने केवल एक घर बनवा पाया जिसमें मेरा परिवार जो है वो रह सके। हैरिंग हिम उनको सुन करके, मतलब उनकी यह बात सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्य कर सकता है, कोई भी आश्चर्य कर सकता है, इफ कोई भी आश्चर्य कर सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट, कि उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब जब उन्होंने घर बना लिया तो कोई भी यह सोच सकता है कि उन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है। भाई घर जो था वो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भाई ऐसे लोग जिनको एक समय खाना भी नहीं मिल पाता है भरपेट, तो वो घर कैसे बना सकते हैं? तो जो उन्होंने घर बना लिया तो उनके लिए एक अचीव था, मतलब अचीवमेंट थी, एक उपलब्धि थी, तो वो भी उनके लिए बहुत था। भाट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, और बहुत से, भाट मैनी हैव फेल्ड इन लाइफ टाइम, और बहुत से लोग ऐसे थे जो ऐसा भी नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब है उन्होंने अपने लिए घर बनवा लिया था, लेकिन फिर भी उन्हीं की तरह बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में अपने लिए घर जो था वो कभी भी नहीं बनवा पाया। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, ही हैज़ उनके पास था, ए रूफ एक छत, ओवर हिज हेड उनके सिर के ऊपर, अर्थात कहने का मतलब है उनके सिर के ऊपर एक छत थी। तो कहने का मतलब है कि उनके लिए रहने के लिए उनके पास एक घर था, यही जो था वो बहुत था। लेकिन बहुत से लोग जो थे वो भी ऐसा, मतलब वो लोग जो थे ऐसा नहीं कर पाते थे, अपने लिए एक घर भी नहीं बनवा पाते थे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आज आपको यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस चैनल से लाभ ले सकें। और बच्चों अब मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगले भाग में कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।